नमस्कार साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 से 5 तक एक मुख्य विषय के रूप में देखा गया है, जबकि कक्षा 1 और 2 में इससे जुड़े मुद्दे और सारोकार को भाषा और गणित के माध्यम द्वारा संबोधित किए जाने की संस्तुति की गई है। इसका एकीकृत रूप न केवल छोटे बच्चों पर पाठ्यक्रम के बोझ को कम करता है, बल्कि उन्हें अपने परिवेश को समग्र रूप से समझने में भी सहायता करता है। साथियों, आप यह भी जानते होंगे कि सतत पर्यावरण संबंधी मुद्दे सुलझाने की संभावना अन्य विषयों की तुलना विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अधिक होती है। इसलिए यह जरूरी है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इस तरह बनाया और लागू किया जाए ताकि सततता संबंधी मुद्दे और सारोकार इसमें पूरी तरह से शामिल हों। वर्तमान में सतत विकास को देखते हुए वैश्विक और राष्ट्रीय सारोकारों में आए परिवर्तनों के कारण संपूर्ण पाठ्यक्रम में एक सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है। अतः यह जरूरी है कि पाठ्यक्रम का निर्माण व संप्रेषण इस प्रकार हो जिससे पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना तथा पर्यावरण द्वारा सीखना जैसे सिद्धांतों को न केवल बढ़ावा मिले, अपितु संपूर्ण पाठ्यक्रम भी पर्यावरण केंद्रित हो सके। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन को केवल एक एकीकृत विषय न मानकर एक पद्धति के रूप में भी देखे जाने की आवश्यकता है। पिछले कुछ दशकों में पर्यावरण अध्ययन एक ऐसे विषय के रूप में उभर कर आया है जो कि पारंपरिक विषयों की सीमाओं में न बंधकर संपूर्ण परिवेश को समग्र रूप से समझने में मदद करता है, जो कि उन सामान्य धारणाओं के विपरीत है जिनके अनुसार एकीकरण प्रक्रिया विषय संबंधी उद्देश्यों की महत्ता को कम कर देती है। ज्ञान को कठोर सीमाओं में बांधकर देखा जाना भी अपने आप में प्रश्न उत्पन्न करता है साथियों, जिसे चुनौती देना भी जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे अपने पर्यावरण के प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को अलग अलग रूप में नहीं देखते हैं। साथियों, आप इस बात की अवश्य ही सराहना करते होंगे कि पिछले कई वर्षों में विभिन्न राष्ट्रीय पाठ्यचर्याओं द्वारा पर्यावरण अध्ययन को संपूर्ण प्राथमिक स्तर पर एक विषय स्वरूप देने की संस्तुति की गई है, जिसे वर्ष 2000 तक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में बांटकर EVS 1 और EVS 2 की तरह देखा जाता रहा है। पहली बार NCF 2005 के द्वारा इन दोनों विषय की सीमाओं को धुंधला करते हुए इसे एक एकीकृत विषय का रूप दिया गया, जिससे खंडित रूप में पाठ्यक्रम बनाने की प्रक्रिया से हटकर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की रचना की गई है। जैसा कि हम जानते हैं, पर्यावरण अध्ययन अधिगम का उद्देश्य बच्चों के ज्ञान, कौशलों और स्वभाव को विकसित करना है, जिससे वे जिम्मेदार व संवेदनशील नागरिक बन सकें। इसके साथ ही वे अपने परिवेश के प्रति न केवल सजग रहें, अपितु समानता, न्याय, मानवता और आत्मसम्मान जैसे मुद्दों के प्रति सही मंच पर आवाज भी उठा सकें। साथियों, NCERT ने अपने दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल के माध्यम से पाठ्यक्रम संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों को स्पष्ट किया है। पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं संपूर्ण प्राथमिक स्तर पर हैं, किंतु अधिगम के प्रतिफल कक्षानुसार दिए गए हैं। रचनात्मक प्रतिमान के अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप सीखने के अनुभव प्रदान करते हुए सीखने की प्रक्रिया पर बल दिया जाए। अतः सीखने के प्रतिफलों के साथ शिक्षण प्रक्रियाएं भी दी गई हैं, जो कि बच्चों के सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होंगी। साथियों, अब यह सोचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार की पाठ्यचर्या सामग्री अर्थात पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें
और अन्य पूरक सामग्री का विकास किया जाए जो बच्चों को रुचिकर रूप से सीखने में सहायक हो तथा उनके समग्र विकास को भी सुनिश्चित कर सके, जैसा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में सुनिश्चित किया गया है। एनसीएफ 2005 में उल्लेखित मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर ही एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम व पाठ्य सामग्री का निर्माण किया गया है। क्या आप बता सकते हैं कैसे? इसके लिए आप अपने राज्य के पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, 1 दशक से अधिक का समय हो चुका है जब हमारी अंतिम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 में मिली थी। क्या आपने एक और महत्वपूर्ण बदलाव पर गौर किया है? यह बदलाव पाठ्यक्रम के संबंध में है। आपने देखा होगा पाठ्यक्रम टॉपिक आधारित ना होकर थीम आधारित है। चूँकि बच्चे समग्र रूप से बेहतर समझते हैं और थीम आधारित पाठ्यक्रम विषय के एकीकृत पहलू को समझने में सहायक होता है, अतः एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण थीम को ध्यान में रखकर किया गया है। क्या आपके राज्य में भी ऐसा ही है? क्या आप किसी एक पाठ को विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में वर्गीकृत कर सकते हैं? साथियों, अवधारणाओं, सीखने की विधियों व संसाधनों का चयन एक और ऐसा चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसे कक्षा 3 से 5 तक इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि आरंभिक स्तरों पर अमूर्त अनुभवों के स्थान पर ज़्यादातर मूर्त अनुभूतियाँ दी जा सकें। यह अनुभव ऐसे हों जिससे बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों द्वारा जिज्ञासा और सृजनात्मकता का विकास हो सके। इसमें शिक्षक की भूमिका मात्र ज्ञानदाता से बदलकर ज्ञान अर्जन में सहायक के रूप में अपेक्षित है। साथियों, हम जानते हैं बच्चे समाज के विभिन्न वर्गों से होने के कारण अलग अलग धारणाओं, अनुभवों और पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हुए बड़े होते हैं, जिन्हें कक्षा और पाठ्य पुस्तकों से इस प्रकार जोड़ना चाहिए ताकि वे अपने वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ सकें। इसलिए ऐसी उपयुक्त विधियों व संसाधनों का चयन आवश्यक है जो बच्चों के परिवेश से संबंधित हो, उन्हें ऐसे अनुभव प्रदान कर सके जिससे उनकी शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। साथियों, ये संसाधन बच्चों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बल देते हुए उनके पूर्व ज्ञान को नवाचारों से जोड़ने के सुअवसर देते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में यह जरूरी है कि पाठ्य पुस्तकें ही एकमात्र संसाधन ना हो, अन्य संसाधनों जैसे विभिन्न वस्तुएं, स्थान, व्यक्ति आदि का भरपूर उपयोग भी संसाधन के रूप में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किया जाना चाहिए। साथियों, आप सभी से यह अपेक्षित है कि इन सभी बातों को आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करेंगे और यदि कोई कठिनाई है तो चिंता ना करें, क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाएंगे जब आप इस मॉड्यूल की विषय सामग्री से परिचित होंगे। जैसे जैसे आप इस मॉड्यूल में दी गई विषय वस्तु को पढ़ेंगे, वीडियो प्रोग्राम देखेंगे तथा इसमें दी गई ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियों के बारे में बातचीत करेंगे या उन्हें करके देखेंगे, वैसे वैसे आपकी न केवल समझ बढ़ेगी बल्कि दी गई आकलन गतिविधियों द्वारा आप अपनी सीखने की प्रगति की भी जांच कर पाएंगे। साथियों, आप सभी से यह अपेक्षित है कि इन सभी बातों को आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करेंगे और यदि कोई कठिनाई हो तो चिंता ना करें, क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाएंगे जब आप इस मॉड्यूल की विषय सामग्री से परिचित होंगे। जैसे जैसे आप इस मॉड्यूल में दी गई विषय वस्तु को पढ़ेंगे, वीडियो प्रोग्राम देखेंगे तथा दी गई
ऑफलाइन व ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में बातचीत करेंगे या उन्हें करके देखेंगे, वैसे वैसे आपकी न केवल समझ बढ़ेगी बल्कि दी गई आकलन गतिविधियों द्वारा आप अपनी सीखने की प्रगति की भी जांच कर पाएंगे। साथियों, आप सभी को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को और बेहतर तरीके से सीखने और अपनी कक्षाओं में प्रयोग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।